हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज एक बार फिर नॉर्मली ये मुलाकात हमारी हर 6 महीने में होती है, बट जस्ट अ मंथ आफ्टर द नवंबर 2021 एग्जाम्स, now we are here again discussing one more time the CA final financial reporting new course January 2021 paper on the same day। चलिए, ओवरऑल सबसे पहले आप लोग आपका इशारा दे दीजिए कि ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया। हाउ डिड यू फील इन टर्म्स ऑफ हाउ डिड यू परफॉर्म, एंड चैट शैट में थोड़ी सी देख लूं, फिर उसके बाद में मेरा इंटरप्रिटेशन रखना शुरू करूंगा। शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट और मुद्दे की बात करेंगे, बट एक बार तो चैट पढ़ना बनता है। चलिए, ओके सर, क्या रही चैट? हो बहुत देर से चैट शैट चल रही है, आप लोग पहले से आ गए, बहुत बढ़िया। हाउ वाज द पेपर? मॉडरेट, हार्ड, वेरी इजी, रादर? एसएम या पीएम? कहां से आया था ये? आगे के अटेम्प्ट वाला बच्चा है, ये आपको परेशान करने आया है, ध्यान रखना, इसका नाम नोट करके रखिए। अनसीन क्वेश्चन कुछ नए आए नहीं आए। 50% वॉज फ्रॉम स्टडी मटीरियल, 80+ आ रहे हैं क्या? कैसा भी हो, फास्ट स्टूडेंट्स ऑलवेज रॉक। नितेश भाई को प्रणाम सलाम। चलिए, आज अर्पित को बेस्ट पेपर अवार्ड मिलेगा इस बार, बहुत बढ़िया। 50% डायरेक्टली स्टडी मटेरियल का था। कूल कूल कूल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका पेपर बढ़िया गया हो तो, और नहीं गया हो तो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जोर शोर से तैयारी करके आगे के पेपर बहुत शानदार करेंगे। सबसे पहले आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें आई एम श्योर कि बहुत सारी गालियां मुझे मिलती हैं, और उसके बावजूद भी मैं मानता नहीं हूँ। इनफैक्ट यूट्यूब भी फोन करके बोलता है कि सर आपके जो नॉर्मली लाइक डिसलाइक के रेशियो होते हैं ना, वो आपके एग्जाम पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में सब बदल जाते हैं। एंड फिर भी अपन मानते नहीं है, बिकॉज आई हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ शेयरिंग द एग्जाम पेपर एनालिसिस ऑन द सेम डे, एंड दैट इज व्हाट। अगर आपका कोई मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, अगर आप खूब स्कोर करके आए हो, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? क्या आप बंद कर दोगे या वापस से जाओगे, वीडियो टेप खोलोगे और देखोगे कि कहां गलती हुई और कैसे मैं अगले ही मैच में जो एक दिन बाद होने वाला है बेहतर कर सकूं? इस सोच के साथ आपको ये एनालिसिस देखना है। इट इज नॉट टू इवैल्यूएट और जज योरसेल्फ, इट इज इन फैक्ट to improve if there were any kind of shortcomings in terms of your approach. It is just about improving those aspects. इस ऑब्जेक्टिव से मैं भी पेपर का एनालिसिस शेयर करता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में जो they have the butterfly in their stomach and that will not really help them to concentrate on the next paper. This analysis I'm sure is going to further help you down assessing कि बॉस अपन जो करके आए अच्छा है, बेहतर ही है, अपन जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपकी सोच और अपना एनालिसिस में जो निकल के आए उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो जाए। नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर डूइंग बेटर। Nevertheless, this review should be seen by whom? People who are happy with what they have performed, just shut it off, जाइए। जिनको प्रॉब्लम है, सच कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, रुक जाइए। डेफिनेटली जिनका अटेम्प्ट May 21 और लेटर है, आप लोगों को तो देखना ही देखना है। और हर बार अगर आपका अटेम्प्ट 2022 नवंबर में है, तो याद रखना अगले जितने एग्जाम इंस्टीट्यूट के होंगे, सेम डे आपको सार्थक जैन मिलेगा यहाँ यूट्यूब पर, और आपको देखना ही देखना है एनालिसिस ऑफ पेपर, ताकि आपको ये समझ में आए कि इंस्टीट्यूट का क्या ट्रेंड चल रहा है, पेपर का क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, व्हाट इज दैट दे आर फोकसिंग अपॉन। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पेपर कैसा रहा ओवरऑल, मेरा फीडबैक अगर आप लोगे तो आई वुड रेट 4 आउट ऑफ 5 स्टार फॉर दिस सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स पेपर। क्यों? फाइनली इंस्टीट्यूट हैज कम फ्रॉम सेम क्वेश्चंस टू सिमिलर क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन एज इट इज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के फिगर्स के साथ मैच होके आते थे, कभी चेंज करते थे तो बस डबल कर देते थे। थैंकफुली इस बार इन्होंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछे, नए कॉन्सेप्ट कहां से लाएंगे, बट देन यस दे हैड बेसिकली चेंज्ड अपॉन द एडजस्टमेंट्स, द फिगर्स, एंड इवन इन सम केसेस दे हैड क्लब्ड द वेरियस थिंग्स। इनफैक्ट अगर आप एज इट इज डिक्टो देखोगे तो शायद ही आपको स्टडी मटेरियल से मेजॉरिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा आज से पहले के अटेम्प्ट में होता था। अब आते हैं अपन एनालिसिस में, किसका वेटेज ज्यादा रहा, किसका वेटेज कम रहा। तो एज यूजुअल पेपर का हमारा अगर मैं कहूं तो ब्रेकअप क्या एज यूजुअल रहा, तो आई वुड रादर से नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर बार बोला बाला रहता है मेजर आपके चैप्टर्स का, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस बार भी था, बट क्या किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, कंपलसरी 15 मार्क का।
और उन्होंने बोला कि भैया कंपलसरी में ये आ चुका है तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो फिर उन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन के 103 के क्वेश्चन हटा के हर पर्टिकुलर चैप्टर से इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा इंडेज से उन्होंने क्वेश्चन कवर किए. इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वेरी क्विकली यू कैन फाइंड ब्लू में मैंने वो चैप्टर दिए हैं जो कंसोलिडेशन, इनफैक्ट ब्लू इंक में जो लिखा है दैट इज कंसोलिडेशन रिलेटेड. अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि देयर आर primarily first and the last question which were relating to consolidation, एक subsidiary और एक associate, total weightage 20 marks, बहुत बढ़िया. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 4A 14 मार्क्स एंड 6B 5 मार्क, 19 मार्क का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक इंड AS 109 का क्वेश्चन और एक 32 का क्वेश्चन इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफिकेशन का. कूल. देन आप देखिए सबसे ज्यादा आपको रंग कौन सा दिख रहा है. अच्छा सर आप इसीलिए ये कलर का पहन के आए हो क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से आए. दीज आर ऑल अदर इंडेस. इस बार इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बढ़िया चीज करी कि उन्होंने क्या किया, खूब सारे क्वेश्चन अलग अलग स्टैंडर्ड से पूछे. सो देयर कवरेज अगर आप देखोगे तो आप देखिए कहां कहां से क्वेश्चन आए. इंडेस 1 शेड्यूल 3, इंडेस 10 रिलेटिंग इंपेयरमेंट 36. आप देखिए इंडेस 115 और 116 से तो एक्सपेक्टेड ही था. 116 का बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन. 38 इंटैंजिबल एसेट्स का शानदार क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन ओल्ड कोर्स के मॉड्यूल में प्रैक्टिस मैनुअल में हुआ करता था, इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया था एंड दिस वाज देयर इन आवर मटेरियल. खैर वो सब नहीं बात करेंगे, अपने मटेरियल में क्या था सभी था, बट वो मुद्दा नहीं है, डिस्कशन क्वेश्चंस पे करना है. 108 बेसिक, जब भी क्वेश्चन ऑपरेटिंग सेगमेंट का आता है शायद इंस्टीट्यूट रिपोर्टेबल सेगमेंट ही पूछता है. देन देयर वाज वन क्वेश्चन ईदर और में, एक सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. ये चैप्टर्स हमेशा लेफ्ट आउट फील करते थे कि यार कभी हमसे भी तो पूछो, कोर्स में हमें है नहीं है, कभी समझ ही नहीं आता है. भाई पूरा का पूरा फोकस आपका बाकी मेन चैप्टर्स पे है. तो इस बार उन्होंने ईदर और में, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सीएसआर पे सवाल पूछा था. शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन था. एंड अगेन इनकम टैक्सेस उन्होंने कवर किया, एग्रीकल्चर अकाउंटिंग कवर किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कवर किया. कैश फ्लो स्टेटमेंट न जाने क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लग गया इंस्टीट्यूट को. पिछले अटेम्प्ट में भी इनफैक्ट नवंबर में भी क्वेश्चन था और इस बार भी क्वेश्चन था. नॉट रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, हालांकि एबीसी क्लासिफिकेशन में आई डिड क्लासिफाई दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीइंग द आरटीपीज एंड द एमटीपीज. चलिए अब इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर की. तो लेट मी हैव द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. ये दोस्तों मेरे पास रखा हुआ है एक फोटोकॉपी क्वेश्चन पेपर की, जनवरी 2021, और इसका पहला रंग पीला था और उसके बाद फीका पड़ गया और इस बार एक्स्ट्राऑर्डिनरली पेजेस आपके व्हाइट आए. डजंट मैटर्स. कोड आप देख सकते हैं जीबीपी. आई होप यही देके आए हो, आप कोई दूसरा पेपर देके नहीं आ गए हो. दिस इज न्यू कोर्स. न्यू कोर्स के क्वेश्चंस. हमारा डिस्कशन क्या रहेगा, क्विकली आई विल बी जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन, नॉट रीडिंग द होल ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन वाज प्राइमरली ऑल अबाउट, क्या चीजें आपको ख्याल रखनी थी, ध्यान रखनी थी, एंड कुछ अगर ट्रिक्स उसमें इन्वॉल्व थी तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कूल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन. एंड पहला क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सिंगल सब्सिडरी, बैलेंस शीट कंसोलिडेशन, पीसी, कैश, खुद के शेयर्स और डेफर्ड कंसिडरेशन, जिसमें कैश की अकाउंटिंग हो गई है, खुद के शेयर्स और डेफर्ड कंसिडरेशन की अकाउंटिंग नहीं हुई. सबका जोड़ भाग लगा के पीसी निकालना है. एनसीआई की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है. नेट एसेट्स की जगह आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दिए हुए. साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 2 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है, जिस कारण से आपके प्री एक्विजिशन रिजर्व बढ़ जाएंगे, यानी आपकी नेट एसेट आइडेंटिफाइबल उतने से बढ़ जाएगी. 2017 में एक्विजिशन हुआ, 2 साल बाद की आपको बैलेंस शीट बनाना है. ये जो बेसिकली आपके रिजर्व्स गिवन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और सब्सिक्वेंट होंगे, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट. मुख्य तौर पे इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसी कुछ बातें थी. स्टूडेंट के कमेंट्स किस तरह के आए, बड़े इंटरेस्टिंग इस बार कमेंट्स आए. पेपर अच्छे गए, उन लोगों ने डेफिनेटली कई कमेंट्स डाले. कमेंट्स लाइक सर पहली बार 11वीं 12वीं में भी टैली नहीं हुई थी, आज पहली बार कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट टैली हुई है सीए फाइनल में. मैंने बोला भाई अंत भला तो सब भला. सर समझ में आया कि इतनी प्रैक्टिस करने का क्यों फायदा है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम वैसे नहीं थे जैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थे. दे वर सिमिलर, पर प्रैक्टिस करने से वी वर कंफर्टेबल टू डू. सर वी वर एबल टू सॉल्व 94 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन. ये कुछ मैंने जो कमेंट्स पढ़े आपको पढ़ रहा हूँ. एंड एक कहीं गड़बड़ हो गई इसलिए मिस्टेक लास्ट में, एंड देन अदरवाइज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पेपर. दीज आर द काइंड ऑफ कमेंट्स एंड फीडबैक दिस पर्टिकुलर पेपर हैज फेच्ड. एंड आई वुड से कि जिन लोगों ने खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए ये बड़ा कंफर्टेबल रहा होगा. हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें काफी ज्यादा थे. नंबर ऑफ पेजेस में ये पेपर 16 पेजेस का था, पिछला 21, बट दैट इज नॉट द बेसिस. पिछला एज इन नवंबर 20 का 21 पेजेस का था, बट दैट्स नॉट द बेसिस. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्विकली अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2001 ए लिमिटेड ने 80% शेयर कैपिटल एक्वायर किया था.
क्वेश्चन ने ये कहा है कि शेयर्स और डेफर्ड कंसिडरेशन की अकाउंटिंग नहीं हुई है। इसका मतलब जो कैश कंसिडरेशन हमने 10 लाख का पे किया उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, जो बुक्स में इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है 10 लाख, फिगर्स इन 1000 है और यहाँ पे 1000 इज 10 लाख। आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2019 की और आपका एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2017 का। बहुत ऐसा कम होता है दोस्तों कि 2021 में सवाल आता है और डेट 19 की होती है, शायद कहीं पुराना उठाए हो, आई डोंट नो, बट ऐसा कम होता है। यूजुअली इंस्टीट्यूट एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है तो लेटेस्ट डेट के पूछता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल और रिजर्व 5 और 1.25 था, तो 6,25,000 आपकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स होगी, पर उसमें आपको एक रिवैल्यूएशन 2 लाख का गेन है वो ऐड करना पड़ेगा। आप खुद के 2 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये और मार्केट वैल्यू 1.8 है। हम उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, 1.8 से मेजर करेंगे। अकाउंटिंग हुई नहीं है तो हमें शेयर कैपिटल होल्डिंग की बढ़ाना पड़ेगी और साथ ही साथ में हमें पेरेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ाना पड़ेगा। जब भी अपन खुद के शेयर्स इश्यू करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कमबख्त रिवर्स एक्विजिशन तो नहीं हो रहा है। देखने पे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की है और एक शेयर अगर देखा जाए तो सिर्फ कितने रुपए का है, 1 रुपए का, यानी नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखे जाए तो कितने हो गए सब मिला के 20 लाख शेयर्स। और मैंने कितने इशू किए हैं, आई हैव प्राइमरली जस्ट इशूड 2 लाख शेयर्स। इसका मतलब इफेक्टिवली घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो आई कैन सेफली से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। इसके अलावा एक डेफर्ड कंसिडरेशन था जिसके डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए हैं। आपको 3 साल बाद ये डेफर्ड कंसिडरेशन देना है और बैलेंस शीट 2 साल बाद की है, तो आपको पीसी निकालते समय इसे 3 के फैक्टर से डिस्काउंट करना पड़ेगा, बट बैलेंस शीट में आपको इसे 1 ईयर के फैक्टर से डिस्काउंट करके आपको अपनी लायबिलिटी शो करना पड़ेगी। बाकी आपका यूजुअल क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, नॉर्मल सारी चीजें दी हुई थी। 2 लाख रुपए का एक रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट था जिसका डेप्री का इफेक्ट देना पड़ेगा। इंपेयरमेंट लॉस हुआ है जिससे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स कम हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपकी गुडविल कम हो जाएगी, गुडविल इससे काफी ज्यादा आएगी। आई एम नॉट गिविंग द नंबर्स हियर, द ऑब्जेक्टिव इज टू काइंड ऑफ क्विकली डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ लोगों के देखो बैलेंस शीट के टोटल भी यहाँ पर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज वंडरफुल। और क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपेयरमेंट लॉस आपने गुडविल में बुक किया है दैट इज समथिंग व्हिच विल बी रिलेटिंग टू एवरीबॉडी, यानी कि एनसीआई को भी उसका क्या करना पड़ेगा, लॉस का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट एसेट होता है तो गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस को पूरा पेरेंट बियर करता है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना थी। इतना अच्छा क्वेश्चन था, बोला नोट्स टू अकाउंट्स भी नहीं चाहिए बेटा, आप सिंपल फटाफट बैलेंस शीट बना दो। हमने बोला बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोरोना काल में आपसे और क्या उम्मीद कर सकते थे हम इंस्टीट्यूट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। लॉन्ग टर्म लोन लिया है जनवरी 2019 में और इसमें कुछ फाइनेंशियल कन्वीनियंस थे। ये बेसिकली ब्रीच ऑफ लोन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली एक डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। ये बोल रहे हैं ईयर एंड पे तो हमारा कोई ब्रीच नहीं था तो नॉन करंट क्लासीफाई करके रख देंगे क्या इसको। तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म बैंक लोन कहा गया है तो हम मानेंगे कि इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज नहीं है, तो पूरा लॉन्ग टर्म क्लासीफाई हो जाएगा। सेकंड केस में बोला था दिसंबर में हमारा ब्रीच हो गया था पर हमने वेवर ले लिया जिसमें 12 महीने, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो 12 महीने फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट तक अगर बैंक आपसे लोन नहीं मांग सकती है तो फिर इस पर्टिकुलर केस में आप क्लियरली बोल दोगे कि भैया ये लोन अपने आप में क्या है, नॉन करंट ही रहेगा। इसमें इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का एज सच कोई एडजस्टमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट यहाँ पे दिसंबर का ब्रीच है और मार्च 2020 बैलेंस शीट डेट से पहले ही आप वेवर ला चुके हो, एक्सटेंशन ला चुके हो। हेंस इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि बैंक 12 महीने तक अनकंडीशनली पैसे आपसे नहीं मांग सकती है तो ये करंट लायबिलिटी नहीं होगी, ये नॉन करंट ही रहेगी। लेकिन अगले केस में बोला है कि सब कुछ सेकंड केस जैसा था लेकिन वेवर क्लॉज नहीं होता तो डेफिनेटली फिर ब्रीच ऑफ लोन कन्वेनिएंट से ये लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती, करंट हो जाती। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 और इंडेस 1 का रेफरेंस देके आपको आंसर देना चाहिए था। चलिए कूल, नेक्स्ट आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, दैट्स व्हाट गारिमा हैज रिटन, वेरी गुड। इंडेस 1 का रेफरेंस आपने दिया, बहुत बढ़िया। शेड्यूल 3 का दिया, और भी बढ़िया, थैंक यू सर, सेव्ड बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू दिनेश फॉर राइटिंग द कमेंट। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 2A। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है एक वेयरहाउस का, 10 लाख रुपए की कॉस्ट 2015 में, 2016 में अवेलेबल फॉर यूज हो गया और 29 जनवरी 2020 को पता पड़ा है कि भैया वेयरहाउस डैमेज है। फरवरी 2020 में इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम पड़ा कि ये डैमेज एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट के कारण था वेयरहाउस में। और ये फॉल्ट कब पता पड़ी, जब खूब सारी बारिश हुई जनवरी 2020 में। Discovery of fault is an indication of impairment. Hence, H is required to estimate the recoverable amount of its warehouse on 31st December 2009, which was 6 lakh. Useful life 20 साल थी, जबकि पहले हमने निकाली थी तो 30 साल थी।
सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू क्रैक इन द वेयरहाउस कॉज डैमेज टू इन्वेंट्री अबाउट 1 लाख कॉस्ट प्राइस एंड बिकेम अनसेलेबल। और इन्वेंट्री हमारी ऑन हैंड 31 दिसंबर 2019 की थी, उसका कोई लॉस मैंने नहीं किया था। क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल से मैं मेजर करता हूँ 31 दिसंबर 2019 को मैं क्या करूँ अगर 28 फरवरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए। कभी आपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में या ओल्ड कोर्स का या अपनी मॉड्यूल का किताब का क्वेश्चन किया, एक रॉकी सरफेस वाला क्वेश्चन था जिसमें यह कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है और कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें एक रॉकी सरफेस मिला है जो पहले से था पर पता बाद में पड़ा, और वो रॉकी सरफेस में हुआ ये है कि उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बढ़ गई। हुआ ये था बैलेंस शीट डेट के बाद रॉकी सरफेस पता पड़ा है, पर वो रॉकी सरफेस जैसे इस केस में सीपेज आपको 31 दिसंबर रिपोर्टिंग डेट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में 31 मार्च नहीं है, दिसंबर के बाद आपको पता पड़ा सीपेज है, पर सीपेज का कारण क्या था, स्ट्रक्चरल फॉल्ट। वो फॉल्ट कब थी, 31 दिसंबर से पहले। तो ये क्वेश्चन है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इंड AS 10 का। इंड AS 10 बोलता है अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जो एग्जिस्टिंग इवेंट के बारे में फर्दर एविडेंस देती है तो उसे आप एग्जिस्टिंग मान लो। अब एग्जिस्टिंग इवेंट थी या नहीं थी ये सवाल है, तो आप बताइए एग्जिस्टिंग इवेंट 31 दिसंबर को क्या इंपेयरमेंट एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। लॉजिक 1, बारिश बाद में हुई है जिसके कारण से इंपेयरमेंट हुआ है, गलत। बारिश बाद में हुई है जिसके कारण से इंपेयरमेंट पता पड़ा है, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट के कारण ये नुकसान हुआ है और डिफॉल्ट ऑब्वियसली 31 दिसंबर से पहले था, मुझे बाद में पता पड़ा है। तो दैट इज वाई दिस इज ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, इसलिए आपको इंपेयरमेंट 31 दिसंबर पे बुक करना पड़ेगा। हाँ, फ्रेश बारिश से आपकी इन्वेंट्री पे कोई लॉस हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर की इवेंट है, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। क्वेश्चन में इन्होंने आखिरी में ये भी पूछा है क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर स्ट्रक्चरल फॉल्ट के कारण डैमेज नहीं हुआ है लेकिन बारिश के कारण हुआ है, तो फिर हम डेफिनेटली बोलेंगे नेक्स्ट ईयर की इवेंट है, इसे नेक्स्ट ईयर अकाउंट फॉर किया जाएगा। देन इट इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और ऐसी इवेंट्स का हमें डिस्क्लोजर नोट्स में देना पड़ता है। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर इंड AS 10 प्राइमरली से बनेगा। इंपेयरमेंट का रेफरेंस 36 आप देना चाहो तो आप देख सकते हो। चलिए 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 देखिए भाई, कुछ लोग बोलना शुरू कर चुके हैं कि सर ये एग्जाम के दिन नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही आपको शुरू में ही बता दिया है, तो आई विल देन स्टिल कंटिन्यू विद माय डिस्कशन। आइए दोस्तों, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन विच इज 2B। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ओह माय गुडनेस, इस क्वेश्चन में 12 मार्क का आपका इंड AS 115 का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, बेसिकली ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करना है। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी है जो इंजीनियरिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है और आफ्टर सेल सर्विस भी देती है, और एक मॉडल है 1 अप्रैल 2018 को बेचा है, और इसकी सर्विस हमें कब करना है, सितंबर में और अप्रैल में। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है। कहा है कि अगर कोई कस्टमर चाहे तो मेंटेनेंस सर्विस और मशीन अलग अलग खरीद सकता है। क्विकली बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला है आपने मशीन और मेंटेनेंस सर्विस साथ में बेची है और साथ में आपने डिलेड पेमेंट लिया है, डिफर्ड पेमेंट है, इसका मतलब आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया है। इस क्वेश्चन में हुआ ऐसा है। कॉन्ट्रैक्ट में आपने मशीन बेची 1 अप्रैल 2018 को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप देखें 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पर पेमेंट करना है आपको 1 अप्रैल 2019 को, यानी 1 साल बाद। पहला, फिर ये बोल रहे हैं 5% हाफ ईयरली रेट दिया हुआ है जो बड़ा काम आएगा आपको। तो नॉर्मली अगर हम मानेंगे कि भैया कैश प्राइस अगर कम होती है और ये जो कंसिडरेशन है इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो फिर हम ट्रेड रिसीवेबल को क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू से बुक करेंगे, या कैश प्राइस दिए तो उससे बुक करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि एक्सपीरियंस के अनुसार मॉडल P सोल्ड टू अनिक की जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो 30,000 होगी पहली और 50,000 होगी दूसरी, और हमें लगता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्सपेक्टेड के बराबर होगी। इसके अलावा कहा गया है कि नॉर्मली अगर मैं सिर्फ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूं तो 50% मार्जिन पे बेचता हूं। इसका मतलब ये 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट में 45,000 पे बेचता और ये 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट में 75,000 पर बेचता। इसके अलावा 1 अप्रैल 2018 को कैश सेलिंग प्राइस मशीन की मॉडल P 251,927 है। तो इन्होंने कैश सेलिंग प्राइस दे दी है कि भैया आज कैश में बेचता तो ये 251,927 है। इंड AS 115 कहता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है और अगर आपको टोटल कंसिडरेशन को रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में अलोकेट करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टैंडअलोन प्राइसेस के बेसिस पे अलोकेशन करेंगे। क्योंकि मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस इंडिविजुअल कंपोनेंट की पता है, किसकी, मशीन की 251,927, तो अब मुझे क्या निकालना है,
I should calculate the transaction price of the service element, and I have given two services. The first service is of 45,000 and the second service is of 75,000. Obviously, I'll not see the cost, I'll see the selling price, standalone selling price, but I'll have to see this as the discounted values for it. क्यों लेना पड़ेगी discounted value? Simple reason है इसका दोस्त, क्या कि आपको ये जो 45 और 75,000 रुपए मिलने हैं, ये 45 और 75,000 रुपीज आपको 6 महीने और 1 साल बाद मिलने। तो इसका मतलब क्या है कि आज की तारीख में अगर मैं, क्योंकि आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आज आप स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे मशीन की किससे, आज की तारीख की सर्विस कंपोनेंट की प्रेजेंट वैल्यू से। तो इसलिए आपको दोनों को डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये सबको आप डिस्काउंट करके लाओगे और टोटल मैच करोगे तो इसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, यू विल बेसिकली बी एबल टू फाइंड द टोटल रेवेन्यूज इन दिस। और अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन सबका टोटल निकालोगे अगर आप, तो यू विल अल्टीमेटली बी एबल टू फाइंड कि द टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज बेसिकली समथिंग विच इज योर टोटल रेवेन्यू। और ये किसके बराबर आना चाहिए, तो अब आप देखो आप पैसे कितने चार्ज कर रहे हो, 4 लाख। इसको आप डिवाइड कर दो 1.505% है, 6 मंथली है, स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 4 लाख रुपए मुझे 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज इतनी होगी। तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल आएगा दोस्तों कितने का, 4 लाख डिवाइड बाय 1.05 स्क्वायर, ये आएगा मेरा ट्रेड रिसीवेबल। और अगर आप इन तीनों का टोटल लगाते हो इस क्वेश्चन में तो वो भी वैल्यू इसके बराबर आती है। यानी यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई अलग से डिस्काउंट नहीं है, ये तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई। इसके बेसिस पे जमाने भर की चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, आपको सब करना पड़ेगा। 12 मार्क इकट्ठे करने के लिए खूब मेहनत आपको करना पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपन दोस्तों 3 है कूप्स लिमिटेड। ओ माय गॉड, बहुत ही सिंपल सा 6 मार्क लड्डू दे दिया इंस्टीट्यूट ने। लीज आया लगा कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज है ये पूछा है क्लासिफाई करने के लिए, और बोला है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बता दो। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक चीज जो नहीं दिखी वो क्या, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ऐसा इन्होंने कहा है। और क्या बोला है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है 10%। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली करना क्या है, डू आई नीड टू कैलकुलेट द लीज रेंटल्स, एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट द लीज रेंटल्स देन इन दैट केस हाउ डू आई क्लासिफाई फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो क्वेश्चन में ये बोला है इन्होंने कि भैया आपका लीज पीरियड 3 साल है और मशीन की कॉस्ट 8 लाख है, मशीन की लाइफ 5 साल है। लाइफ के बेसिस पे तो ये ऑपरेटिंग लीज लगती है, लेसर के लिए जिसने दिया है उसके लिए, लेसी के लिए तो अब सब फाइनेंस लीज होता है। फिर बोलते हैं भैया मशीन वापस आ जाएगी, यानी 3 साल बाद लौटा दी जाएगी, और एक अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड है 50,000 रुपये होगी एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अब अगर मैं ये मानता हूँ कि भैया ये जो बंदा है ये बंदा प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ लीज में इन्वॉल्व है और इसको बाकी सब कोई चीज से मतलब नहीं है, तो फिर उस केस में मैं ये कहूंगा कि इस बंदे को 8 लाख रुपए की मशीन लगी है और इसे अगर सिर्फ ब्याज कमाना है, यानी मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई 3 साल बाद इसको लग रहा है रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है। तो इसका मतलब क्या होएगा, मुझे कुछ ऐसा लीज रेंटल बनाना पड़ेगा कि माई लीज रेंटल, एनुअल लीज रेंटल्स की एक एन्युटी फैक्टर निकालूं मैं, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 10% फॉर 3 ईयर्स प्लस 50,000 की अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, लेसर कंसिडर करता है भले ही लेसी ना करे, कि प्रेजेंट वैल्यू 10% फॉर 3 ईयर्स निकालना पड़ेगी। और इसे किसे इक्वेट करूंगा, 8 लाख से, ये मानते हुए शायद कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे सिर्फ ब्याज कमाना है और कुछ भी नहीं। अब इस लॉजिक से अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसे फाइनेंस लीज क्लासिफाई कर सकता हूं, तो आई कुड से येस, बिकॉज 90% से ज्यादा यूजुअली अगर आप रिकवर कर लेते हैं तो आप यूजुअली उसे फाइनेंस लीज क्लासिफाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देखा जाए तो 50,000 की रेसिडुअल वैल्यू छोड़ रहे हो तो आप बोल सकते हो फाइनेंस लीज है, और अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसे लीज रेंटल निकालोगे, और ये लीज रेंटल अगर आपके एक बार आ जाएंगे तो डेफिनेटली टोटल पैसा जो आपको मिलना है इंक्लूडिंग द 50,000 अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू माइनस 8 लाख इज समथिंग विच विल बी योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। But I would definitely say that this question was not very well drafted. It has its own, debatable matters into this. I will not get into this for the moment. ठीक है, कुछ भी लीज रेंटल ले सकते हैं क्या सर? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत है कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दे दिया, तो यही पॉसिबल तरीका होगा। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट नेवरदलेस जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व होना चाहिए था मेरे हिसाब से मैंने बताया। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में, सुपर साउंड्स 1 अप्रैल 2019-19-20 का क्वेश्चन है। इनटैंजिबल एसेट्स का बढ़िया सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने बोला है परचेज द नेट एसेट ऑफ म्यूजिक लिमिटेड फॉर 13,20,000। मैं होता तो प्रेफर करता कि आप यहाँ पे नेट एसेट्स की बजाय बिजनेस लिखते,
कि परचेज द बिजनेस विच इंक्लूडेड नेट एसेट्स, तो बेहतर होता। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक्विजिशन होता है तो ही गुडविल आती है, बट इन्होंने बोला नेट एसेट 13,20,000 की मैंने परचेज किया, जिसमें से आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 10 लाख की थी। तो जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने 3,20,000 रुपीज दिए हैं, ये 3,20,000 शायद उस बिजनेस की गुडविल के लिए दिए, और ये बोलते हैं कि लाइफ ऑफ गुडविल 10 ईयर्स है। ये क्वेश्चन ओल्ड कोर्स से उठा के यहाँ पर डाला गया, इसलिए लाइफ गुडविल की 10 ईयर्स डाली है, वहां पे यूजुअली लेते थे। हम बोलेंगे सॉरी, गुडविल को इन डेज में अमोटाइज नहीं किया जाता, तो 10 साल की लाइफ हमारे लिए इररिलेवेंट है। हम बोलेंगे इट विल नॉट बी अमोटाइज्ड, इट विल बी चेक्ड फॉर इम्पेयरमेंट एवरी ईयर। यस, क्योंकि क्वेश्चन ने आखिरी में कहा है कि भाई कंपनी चाहती है कि अमोटाइज ऑल इंटेंजिबल एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और एनी अप्रोप्रिएट बेसिस ओवर मैक्सिमम पीरियड परमिटेड, तो हम बोलेंगे गुडविल में तो इम्पेयरमेंट परमिटेड ही नहीं। सेकेंड में हमने क्या किया है, वी हैव बेसिकली परचेज ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर 80 लाख रुपीस एंड एन एनुअल फी ऑफ 2% ऑफ रेवेन्यूज। तो ये जो एनुअल फी है ये पीओरएल में जाएगी और 80 लाख कैपिटलाइज होगा। ये 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी और हमारे रेवेन्यू दिए हुए। इंडेस कहता है कि रेवेन्यू विल नेवर फॉर्म बेसिस फॉर amortization of intangible asset because it does not represents the usage of the intangible assets because it has affected by a lot of other factors. So unless and until the life of the asset is defined in terms of revenue, usually we do not use revenue as the basis. प्लस क्वेश्चन में आखिरी में दिया है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में मैक्सिमम पीरियड लेना चाहते थे, तो हेंस इन दिस पर्टिकुलर केस आपको 80 लाख को 5 साल में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अमोटाइज करना पड़ेगा, रेवेन्यू इग्नोर करना पड़ेंगे। लास्ट जुलाई में आपने क्या किया है, यू हैव टेकन अ कॉपीराइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि 4 मई को आपने एक्वायर किया है, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन बेसिस लोगे तो इस केस में प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में 11 मंथ्स का अमोटाइजेशन लगना चाहिए। ऐसे तो अगर मैं डेज में कैलकुलेट करूंगा तो 4 मई वुड मीन कि मुझे टोटल 366 डेज बीइंग लीप ईयर इन 20 में -33 डेज करना पड़ेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट इंस्टीट्यूट वुड बी डूइंग। 11 मंथ्स का अमोटाइजेशन पॉसिबली मेरे हिसाब से लगना चाहिए। 4 जुलाई को कॉपीराइट मैंने खरीदा है, 2.5 लाख रुपए का कैपिटलाइज कर देंगे, लीगल कॉस्ट जो हमने इनकर करी है उसको रजिस्टर करने के लिए, पर ये जो प्रोसिक्यूट करने के लिए हमने खर्चा किया है ये पीओरएल में चले जाएगा। लाइफ ऑफ द कॉपीराइट इज 10 ईयर्स, तो नो प्रॉब्लम, आप 10 ईयर्स में 2.5 लाख को क्या करें, अमोटाइज करें। 4 जुलाई है तो फिर आपको 9 मंथ्स का पीरियड कंसिडर करना चाहिए। चलिए, आपको बोला है शेड्यूल ऑफ इंटेंजिबल सेक्शन सुपर साउंड लिमिटेड का बताइए और रिलेटेड एक्सपेंसेस जो पीएनएल में आएंगे वो बताइए। तो ये मैंने बता दिया, गुडविल में आपको सिर्फ नोट देना पड़ेगा। नॉर्मली एक चीज समझना दोस्तों, एज अ फैकल्टी मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं फटाफट आपको डिस्कस करके आगे निकल रहा हूँ। आप जब एज अ स्टूडेंट लिखने जाओगे तो दिक्कत कहाँ आती है, ये इस तरह की चीजें, शेड्यूल बनाना, प्रेजेंटेशन देना, इनके मार्क्स होते हैं और ये सही करना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स ऑलवेज ईजी टू से कि पेपर बड़ा आसान था, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू डू द पेपर। करना मुश्किल है, पर क्योंकि अब अपन भी करके आए, कभी सीए की एग्जाम दे के आए हैं और ठीक ठाक मार्क्स भी लेके आए, इसलिए आई हैव द लिबर्टी ऑफ सेइंग दैट। चलिए, ओनली गुडविल हैज बीन अमोटाइज्ड, व्हाट विल बी द मार्किंग सर? तो क्या स्टेप बाय स्टेप मार्किंग पर से इन्वॉल्व होती है? तो डेफिनेटली तीनों पार्ट के अलग अलग मार्क्स होंगे, प्रेजेंटेशन के अलग अलग मार्क्स होंगे, तो उसके बेसिस पे आपको देखना होगा। यस, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश बहुत होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, एक तो क्वेश्चन पढ़ा फिर देखा अरे ऐसा किया हुआ, एकदम से भावनाओं में बह जाता है। पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि डेट दी हुई है तो आपको हमेशा डेट पे ध्यान रखना है। इनफैक्ट जब मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्लास में भी डिस्कशन करता हूँ तो इन द क्लास ऑल्सो व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर, इनफैक्ट आई विल टेल ऑलवेज टू माई स्टूडेंट कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो प्लीज फोकस ऑन द डेट्स। And the reason I say this is that the very simple reason for that is dates अपने आप में पूरे क्वेश्चन में कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स को पूरी तरह से बदल देती है। तो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट दैट यू डू फोकस ऑन द डेट्स, और ये हमेशा आपको सवालों में करना चाहिए। आज आपका पेपर एफआर का हुआ है, कल एसएफएम का है और दूसरे पेपर्स आएंगे, सब में आप ध्यान रखिए। यहाँ कोई सिली मिस्टेक हुई है, लर्निंग लीजिए। 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉफिट लॉस एसेट सब कुछ दिया हुआ है, और उसके बाद कहा गया है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है। असेट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये सारे रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई हो जाते हैं। प्रॉफिट्स के बेसिस पे अगर मैं देखूं, या इनफैक्ट इफ आई सी बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, तो मुझे फिर टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का टोटल अगर मैं देखूंगा तो ये 4,500 और 1,500 6,000 आएगा। तो 6,000 में क्या हो गया, इफेक्टिवली 6,000 ही आ रहा है ना, 1,500 6,000 का 10% और मोर 600, तो उसके बेसिस पे लास्ट सेगमेंट भी रिपोर्टेबल दिख रहा है। लवली लिमिटेड हैज अ पॉलिसी ऑफ सब्सिडाइजिंग लोन।
इंस्टीट्यूट को इतना पसंद है ये क्वेश्चन, पता नहीं क्या इनके पास इतना खुश लगता है। ये देखो, ये नवंबर 20 का पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन आया था कंसेशनल रेट पे एम्प्लॉय को लोन दिया, वो वाला क्वेश्चन। हालांकि उसमें और इसमें एक फर्क है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन आया है। तो क्वेश्चन था बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। सेम क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, ओ सॉरी, सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है। फिगर्स इस क्वेश्चन के उससे अलग है। क्वेश्चन ऐसा है कि एम्प्लॉय को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया है और एम्प्लॉय उसको रीपे कर सकता है, पर चाहे तो जल्दी भी पे कर सकता है। उसको एक समय दिया गया है पे करने के लिए और वो चाहे तो उसमें जल्दी रीपेमेंट कर सकता है। इस क्वेश्चन में उसने एक इंस्टॉलमेंट में पार्ट रीपेमेंट अर्ली किया है, जिस कारण से मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज मॉडिफाई हो गए। कैश फ्लोज मॉडिफाई होते हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में क्या किया जाता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी में मॉडिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो में हम देखते हैं कि क्या सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं है। अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन होता है तो हम मानते हैं पुराना लोन डीरेकग्नाइज, नया लोन रेकग्नाइज। और अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है तो हम मानते हैं कि चलो ये पर्टिकुलर सिर्फ चेंज हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारे रिवाइज कैश फ्लोज है उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको अकाउंट फॉर किया जाता है। सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन अगर होता है तो पुराने लोन को डीरेकग्नाइज जब करते हैं तो उसमें जो गेन लॉस आता है वो यूजुअली पीओरएल में जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्यों? क्योंकि आपने इनिशियली ये लोन फेयर वैल्यू पे नहीं दिया है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन है तो इसमें पहले दिन का एडजस्टमेंट क्या होगा, अपने फ्यूचर पेमेंट की मार्केट रेट से डिस्काउंट करके फेयर वैल्यू निकालेंगे, जो लोन दिया है उससे हमेशा कम आएंगी। ये डिफरेंस को आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस माना होगा। अगर एम्प्लॉय को रुकने को कहा है तो इसे डेफर करके खर्चा बुक करेंगे, अदरवाइज इमीडिएटली। तो क्योंकि आपने शुरू में ये जो खर्चा है अगर इसे डेफर किया है तो जो बाद में मॉडिफिकेशन का गेन लॉस होगा वो भी यहां से क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके तो ये देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है इसमें। प्रिंसिपल अमाउंट 9 लाख है, 5% पे दिया है। शुरू के 3 लाख के रीपेमेंट पे 5% है और बचे हुए अमाउंट पे 8% है। बोला गया है कि भैया सब्सिडाइज लोन एम्प्लॉय को हम दे रहे हैं। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उसने लोन लिया है और ये टर्म्स आपको दी हुई है। 1 अप्रैल 17 को दिया है, 3 साल है, फुल और पार्शियल जब करना है कर दो, पर आपको सर्विस में रहना पड़ेगा जब तक आप लोन एंड कर रहे हो। इसका मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो आपका लोन गिवन अमाउंट है माइनस जो फेयर वैल्यू है दैट विल बी डेफर्ड। कितने समय तक? 3 इयर्स तक। और उसमें फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीच में मॉडिफिकेशन का अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन आता है तो गेन लॉस इससे एडजस्ट होगा और पीओरएल में नहीं जाएगा। ये कैश फ्लोज आपको दिए हुए, लंबा सा क्वेश्चन है, मॉड्यूल में दिया हुआ सिमिलर क्वेश्चन है पर उसके फिगर्स अलग थे, ये डिफरेंट है। कूल, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके सर थोड़ा धीरे यार, मैं जल्दी करने दो, अभी तुमको कल पढ़ना है। मैं एक बार क्विकली बस चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। चलो भाई, सीएसआर का क्वेश्चन था। सीएसआर में क्या कहा है ये वाले क्वेश्चन में As part of CSR contribution, amount of 40,000 per month was spent by way of adoption of 2 families in the drought hit area. तो सूखा पड़ा था, वहां पे हमने कोई फाइनेंस किया है फैमिलीज को, ठीक है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज, ओ माय गॉड कितने सारे जीरो हैं, 1,80,00,000। Please note that company commenced commercial activities only on first day of immediately preceding financial year. Accountant says CSR provision are not applicable क्योंकि कंपनी 1 साल ही पुरानी है और वो खर्चे को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है फ्यूचर ईयर्स में। सबसे पहली बात आप ये सुन लो, पहले साल सीएसआर नहीं लगता है लेकिन नेक्स्ट ईयर से लगता है। इनफैक्ट सीएसआर का सेक्शन 135 कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो आपके ऊपर सीएसआर लगेगा। एक बार लग गया तो 3 साल तक लगेगा और आपको प्रॉफिट्स एवरेज पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% सीएसआर पे खर्चना है। लेकिन अगर आपकी कंपनी को 3 साल नहीं हुए तो प्रीसीडिंग ईयर के प्रॉफिट्स का आपको 2% खर्चना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या सीएसआर लगता है या नहीं है लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? वो 3 कंडीशन में से कोई भी अगर प्रीवियस ईयर के फिगर्स में सेटिस्फाई हो रही है देन इन दैट पर्टिकुलर केस सीएसआर लगेगा, और लगेगा तो आपको खर्चा इस साल से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्या एक ही साल हुआ है कंपनी को सीएसआर नहीं लगेगा? हम बोलेंगे नहीं, पहले साल नहीं लगता है, सेकंड ईयर से लगेगा। और कैरी फॉरवर्ड करने का सीएसआर में कोई लॉजिक या रूल नहीं है कि खर्चा कर दिया इस साल तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऑप्शन में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन दिया गया आई एम 99% श्योर किसी ने नहीं किया होगा, इसको देख लेते हैं एक बार बताने के लिए बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, इनफैक्ट ये क्वेश्चन इतना बढ़िया पूछा इंस्टीट्यूट ने कि इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही नहीं आया कि छोड़ना कौन सा है ना करना कौन सा। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज नेसेसरली टू बी अ स्टैंडअलोन रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ही देना है, आप इसे अपने एनुअल रिपोर्ट या जो आपके डिस्क्लोजर्स आते हैं उसी में एक डिस्टिंक्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो, तो फॉल्स। फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज प्राइमरली फॉर प्राइवेट कंपनीज, नहीं, हालांकि फोकस प्राइवेट कंपनीज पे करते हैं बट इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज तो गलत ही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया जाता है एक्चुअली। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग यानी किस किस के लिए क्या वैल्यूज दी है, तो एनपीओ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए इसका रेलेवेंस कम होता है पर हो सकता है, पर प्राइवेट सेक्टर के लिए है ना कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी। फॉल्स।
लोकल लॉ के अनुसार अगर आपने कोई मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह में रिपोर्ट दी है तो वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पर्पस सर्व कर सकती है, यस कर सकती है, ट्रू, प्रोवाइडेड कि जो जो डिटेल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में चाहिए वो सब उसमें आ रही है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड इंक्लूड ओनली पॉजिटिव मटेरियल मैटर, ये तो नहीं भी समझ में आता तो आप लिख देते कि फॉल्स ही लग रहा है, ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होना चाहिए। 1 अप्रैल 2017 खारा लिमिटेड ग्रांटेड एन अवार्ड ऑफ 150 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। ऑप्शन पढ़ के ये मत सोच लेना कि ये ईसॉप का क्वेश्चन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का, जिसमें शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनेगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ऑन कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स, तो वेस्टिंग पीरियड मेरा 3 साल है। बेनिफिट विल बी सेटल्ड इन कैश ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ शेयर प्राइस, यानी ये बोलने के लिए ऑप्शन है, ये स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है। यानी यहाँ पे SAR बनेगा, स्टॉक अप्रिसिएशन लाइबिलिटी, यानी प्रोविजन बनेगा, ना कि SBP रिजर्व। फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट वाज 129, तो इतने का खर्चा आपको 3 साल में बुक करना होगा, और क्योंकि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है तो हर साल आपका चेंज भी हो सकता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 कारा लिमिटेड शेयर प्राइस ड्रॉप्ड, सो ऑन 1 अप्रैल 2018 मैनेजमेंट चोज टू रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें कहा गया है कि शेयर प्राइस गिर गई तो हमने रीप्राइसिंग करी है। रीप्राइसिंग में क्या होता है, पुराने ऑप्शन की डेट ऑफ रीप्राइसिंग पे वैल्यू और रीप्राइसिंग के बाद हमारे ऑप्शन की फेयर वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये बोलते हैं एडिशनल कंसिडरेशन। इसे रिमेनिंग पीरियड में SLM बेसिस पे एडिशनली खर्चा बुक करते हैं। तो ओरिजिनल ऑप्शन उस दिन 50 का था, रीप्राइस 80 का है, डिफरेंस 30 है। ये 30 को आपको क्या करना है, तो ये 1 अप्रैल 2018 यानी कि 2 इयर्स में यू विल हैव टू एडिशनली बुक दिस एज एन एक्सपेंस। और फिर आपको एम्प्लॉय दिए हुए हैं, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कितने एम्प्लॉइज है, उसके बेसिस पे वो जो अपन कॉलम 3 कॉलम का टेबल बनाते थे ईयर 1 2 3 वैसा बना के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें DTA का है, कुछ भी नहीं है, 45 के ऊपर DTA बना दो। क्वेश्चन ने बोला है गुडविल परमिसिबल एक्सपेंस है, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, 25% का रेट दिया हुआ है, जर्नल एंट्री बुक्स में पूछिए, आप सॉल्व कर दीजिएगा उसको, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब आप एक्वायर करते हो तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगी कि DTA DTL बनाने से आपकी गुडविल जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप 45 का इस केस में टेम्परेरी डिफरेंस है जिसमें फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है असेट्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे DTA इसके ऊपर बनेगा क्या, 25% रेट से, और DTA बनेगा तो आपके पास एक असेट और आ गई, तो उस कारण से आपकी ओवरऑल गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस एंगल से आपको ये चीज़ वो असेस करना पड़ेगा, उसकी एंट्री होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2019 क्रैटल ने 100 गोट स्पेशल ब्रीड की मार्केट 10 लाख से ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% पे करके खरीदी थी। तो आपने पैसा दिया है 10,20,000, पर इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो ये हर बार दिक्कत होती है। इसमें ऐसा अज्यूम करता है इंस्टीट्यूट की खरीदते समय भी कॉस्ट लगती है और बेचते समय भी लगती है, यानी आप इसको अगर आज ही बेचोगे तो ये कितने में बिकेगी, 10 लाख माइनस 2%, यानी 9,80,000 रुपीज में। हेंस आज आपको इसको परचेज है 10,20,000, बट आपको इसे रिकॉर्ड करना है नेट फेयर वैल्यू पे एज पर इंडिया 41 एग्रीकल्चर का ये क्वेश्चन है आपका, तो इसलिए आपको यहाँ 40,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा। फिर इसकी फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई 10 लाख से 9 लाख रुपए, और 9 लाख पे 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट अज्यूम करेंगे वापस लगेगी, तो ये हो जाएगी 9 लाख माइनस 18,000। तो इसका मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा, पहले 980 पे था और अब ये 882 पे आएगा इफ आई एम राइट, और जो डिफरेंस है उसको आपको और लॉस बुक करना पड़ेगा, इसकी जर्नल एंट्रीज आपको दिखाना पड़ेगी। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2019 एंटिटी परचेज ऑफिस ब्लॉक फॉर 50 लाख, पेड नॉन रिफंडेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स एंड डायरेक्ट लीगल कॉस्ट, तो ये सब ऐड हो जाएगा असेट की कॉस्ट में। डेवलप किया है, रीडेवलप किया है बिल्डिंग को, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कैपिटलाइज करेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, इसमें ये कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि ये रिफंडेबल है। एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि भैया ग्राउंड फ्लोर हमने क्या किया, हमारी सब्सिडरी को ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया है, तो ग्राउंड फ्लोर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई जिससे रेंटल इनकम कमा रहे हो, लेकिन उसको भी डिप्रिशिएट करना है एज पर इंडिया 40, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर लोगे। ऊपर का जो फ्लोर है उसको आपने अपने यूज के लिए रखा है, वो आपकी पीपी हो जाएगी, बोला है दोनों की कॉस्ट बराबर है, आधी आधी बांट देना। बाद में इन्होंने पूछा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करोगे, तो ग्रुप एज अ होल के लिए तो ये पूरी पीपी है, तो इसे पूरा पीपी की तरह अकाउंट फॉर करेंगे। नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट ओके ये वाला क्वेश्चन देखें, इंडेस 32 का है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी का क्लासिफिकेशन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी बेहतर होना चाहिए थी, नॉट अ ग्रेट। कैन यू शेयर द पेपर एज वेल, ओके आई हैव ऑलरेडी शेयर द पेपर दोस्तों, एंड इफ यू वांट मैं जो नोटिंग कर रहा हूँ आई कैन शेयर दैट नोटिंग ऑल्सो विथ यू, यू कैन गेट द लाइव नोटिंग्स हियर। और ये मैंने शेयर कर दी इसको टेलीग्राम के मेरे ग्रुप में, ये आ गया 1 करोड़ रुपया आपके खाते में। चलिए तो ये हो गया, मैं जो यहाँ पे लिखूंगा लाइव आपको वो भी दिख जाएगा, और आपको ये एनालिसिस चाहिए ये भी शेयर कर देंगे। एनीवेज लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। तो
क्वेश्चन में क्या बोला है और मुझे क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक बार ये देखिएगा। कैन वी राइट एन assumption दैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ऑन परचेज ओनली। पिछली बार MTP ऑफ नवंबर 2020 में मेरा झगड़ा हो गया था इंस्टीट्यूट से। अब झगड़ा कुछ नहीं है, मैंने उनको बोला था, उन्होंने यही चीज करी थी। MTP में जब ऐसा हुआ तो उन्होंने सोल्यूशन में क्या किया, अज्यूम कर लिया कि परचेज सेल दोनों पे लगती है। मैंने बोला भैया कहाँ लिखा है आपने क्वेश्चन में, कैसे अज्यूम कर लें? तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, और उन्होंने फिर क्या किया, MTP को रिवाइज करके ये लिख दिया कि अज्यूम ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों में लगती है। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा तो कर दिया, पर मैंने स्टूडेंट को बोला ये अभी MTP में अपन ने बोला तो कर दिया, आगे इनका भरोसा नहीं, तो आप तो मान के चलना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों में लगती है, परचेज और सेल में, ये सोच के आप अकाउंटिंग कर देना। आइडियली ऐसे क्वेश्चन में मेरा तो ऐसा कहना है, नॉर्मली होता ये है कि अगर वेरिड सॉल्यूशन मिलते हैं तो इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट होती है और फिर असिस्टेंट हेड एग्जामिनर कॉल लेता है कि यार इसमें एम्बिग्विटी थी तो दोनों सॉल्यूशंस को अल्टरनेटिवली करेक्ट मानना चाहिए। एनी विच वेज चलिए तो अजम्पशन लिया है मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट परचेज पर ही है, दैट इज फाइन, कूल। रिपोर्टिंग डेट फेयर वैल्यू नहीं दी है क्या इसमें? ये 9 लाख दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू होगी, ठीक, कूल। चलिए नेक्स्ट अब आ जाए किसके ऊपर, इंडेस 32। ज्वेल्स लिमिटेड एंटर इनटू ट्रांजैक्शन टू परचेज 1000 grams ऑफ प्लैटिनम ऑन 15 January 2020. Transaction provides for a price payable which is equal to market value of 1000 grams on 15th April 2020 and will be settled by issue of such number of equity shares as required to settle the aforementioned transaction at a price of 100 per share on 15th April 2020. सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन ने बोला है 15 अप्रैल को प्लैटिनम आपने खरीद लिया पर पैसे आप दोगे 15 जनवरी को आपने प्लैटिनम खरीदा है पर पैसे आप दोगे 15 अप्रैल को जो प्राइस होगी उसके बराबर, और वो भी कैसे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिक्स दोगे नहीं, वेरिएबल। कितने वेरिएबल, जितनी प्राइस होगी डिवाइडेड बाय हमारा एक शेयर 100 रुपए पे वैल्यू किया जाएगा। अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चन का तो मैं कहूंगा कि भैया ठीक है, आज मेरी बुक्स में एंट्री होना चाहिए कि मैंने परचेज कर लिया है ज्वेल्स प्लैटिनम, तो मैं अपनी परचेज डेबिट करूंगा और फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करूंगा, इक्विटी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे देना इक्विटी शेयर है बट वो फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट नहीं कर रहे क्योंकि वेरिएबल नंबर के शेयर्स इश्यू होंगे, खत्म। पर अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 15 अप्रैल को प्लैटिनम खरीदूंगा और जो प्राइस होगी उस दिन की उस प्राइस पे खरीदूंगा, पर पैसा आपको इक्विटी शेयर वेरिएबल नंबर में दूंगा, तो फिर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी आज अकाउंटिंग ही नहीं होना चाहिए, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला वाला असम्पशन लेना अपने आप में ज्यादा बेहतर होगा। चलिए धीरज कह रहा है एसीआर में फेयर वैल्यू नहीं है। ओके, फेयर वैल्यू नहीं है क्या स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स में, वो वाले क्वेश्चन में? फेयर वैल्यू ओके, लेट्स सी। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 129 दी हुई है, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि ये थ्रू आउट रही है, चेंज नहीं हुई है। इज देयर समथिंग व्हिच इज बीइंग मिस्ड, प्लीज लेट मी नो। इंड एस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन था आपके पास। शुरू में यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ, $7000 का बैलेंस था, $280 आपने ड्यूरिंग द ईयर खर्च कर दिए कंप्यूटर एक्वायर करने के लिए और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ये कंप्यूटर आपने एक्वायर किया 71 में, तो आप क्या करना, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो में दिखा दीजिएगा कितना, 280 इंटू 71 मेरे हिसाब से ये आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो जाए। इसके अलावा साल भर में अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आप इनफ्लो दिखा देना जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन है। मेरे हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज गेन कितना होना चाहिए, 7000 में से $280 पे आपका गेन ₹1 का होगा, बचे हुए मेरे हिसाब से $6720 में आपका जो गेन होगा वो 1.5 का होगा। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन गेन कहीं पे भी क्लासिफाई नहीं हो सकता, तो उसे अपन कहाँ क्लासिफाई कर देते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट के जो रिकंसिलिएशन एडजस्टमेंट्स होते हैं वहां पे आप उसको अलग से सेपरेटली प्रेजेंट कर देते हैं। ये उस प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन था, वैसा आपको दिखाना पड़ेगा। आखिरी सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों, किससे रिलेटेड है ये? दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंड एस 28। शुरुआत हुई कंसोलिडेशन से, खत्म भी करेंगे कंसोलिडेशन पे, हालांकि एसोसिएट इंड एस 28 से रिलेटेड सवाल है। चलिए धीरज की जवाब दे दिया मैंने, धीरज भाई रुक जा यार, इतने मत डाल। ओके चलिए आते हैं दोस्तों अब आगे। 1 April 2019 बिग लिमिटेड एक्वायर्ड 35% इंटरेस्ट इन डिग लिमिटेड एंड अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या क्या तो नाम रखते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 3 लाख, नेट एसेट्स 5,50,000। तो ऑन 1 April 2019 फेयर वैल्यू 6.5 लाख, तो भाई हम लेंगे फेयर वैल्यू, ठीक है। 6,50,000 की फेयर वैल्यू है, 35% मैंने उसका एक्वायर किया है
डिफरेंस जो भी है वो नोट्स में गुडविल दिखेगा। इनफैक्ट कैपिटल रिजर्व अगर कभी आता, ओ ये क्या खुल गया, ये तो वो था, लाइव चैट आ गई हमारी एफआर लाइव बैच। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो 650 इंटू 35%, 227.5 की मेरी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में शेयर है और मैंने पैसे दिए 3 लाख, इसका मतलब ज्यादा दिए तो गुडविल नोट्स में आएगी, क्योंकि कैपिटल रिजर्व होता तो बुक्स में कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाता है, इसलिए एक बार चेक कर लेना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि 1 लाख की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी थी, उसकी लाइफ 8 साल है, इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि 12,500 रुपए का डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। फटाफट बता रहा हूँ, अभी ऑब्जेक्टिव क्विकली कंप्लीट करना है, पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है। 19-20 फाइनेंशियल ईयर डिग लिमिटेड अर्न द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1 लाख। 1 लाख में मेरा 35% शेयर बनता है, पर मैं 1 लाख में 12,500 माइनस करके मेरा 35% शेयर ले लूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो जो 12,500 उसका टैक्स इफेक्ट कुछ करना नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट क्वेश्चन में दी नहीं है। तो 87,500 का जो मेरा शेयर बनता है उसको मैं अपने क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स में ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट्स में ऐड कर दूंगा। डिविडेंड 11,000 जो बटा है उसका 35% इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगा और मेरे प्रॉफिट से कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीआरएल में शामिल है। इसके अलावा 15,000 का लॉस है जो मेरे एसोसिएट ने बुक किया है, तो वो लॉस भी मुझे अपनी बुक्स में लाना पड़ेगा, और उसने ओसीआई में बुक किया है तो मैं भी इसे ओसीआई में बुक करूंगा। तो इसका इफेक्ट होगा कि एक तरफ मेरे इन्वेस्टमेंट 15,000 के 35% से कम होंगे और दूसरी तरफ मेरा ओसीआई में नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 15,000 का 35%। इससे जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है ये आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में आखिरी में आपको देख लेना चाहिए कि पूछा गया है, तो इन्होंने बोला इंटरेस्ट आपको बताना है, तो आपको बताना है कितने पे कैलकुलेट किया जाएगा। सारे क्वेश्चन में आखिरी में क्या कंक्लूजन पूछा उसके बेसिस पे आंसर देना चाहिए। मैंने उतना फोकस करके नहीं बताया कि बेटा इसमें ये चीजें देना चाहिए, इतना पूरा बड़ा पेपर अपने को डिस्कस करना है 46 मिनट, जिसमें शुरू में 6 मिनट में अपन ने थोड़े गप्पे भी मारे, इसके हिसाब से आई हैव टू बी दैट पर्टिकुलर क्विक। एनी विच वेज आई होप दोस्तों कि ये डिस्कशन करने के बाद कहीं ना कहीं आपको शायद लगा होगा कुछ कुछ जगह पे कि यार ये थोड़ी सी मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। अगर ऐसा आपको लगा है तो प्लीज ध्यान रखो आगे के पेपर में ऐसा ना हो। 1 सेकेंड, कई जगह आपको लगा होगा यू मस्ट बी इन डाउट सही किया है या नहीं, आपको पढ़ने के बाद लगा होगा ये सही है, दैट हेल्प्स। Third, please wash this off whatever has happened and now you can concentrate comfortably on the next paper. Why? I will just end this stream and I'll definitely see the chat with just one simple saying, and that is what Chinese president से पूछा गया जब पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, पुरानी बात बता रहा हूं, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है और अब आप क्या कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो। अब पेड़ लगाना शुरू किया, क्या फायदा होगा इससे, 2 साल पहले आपको पेड़ लगाने थे, तब जाके आज कुछ चीजें बेहतर होती। प्रेसिडेंट साहब ने कहा हमारी कंट्री में पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था 200 साल पहले और दूसरा सबसे अच्छा समय आज। उस दिन हमने वो गलती कर दी, आज नहीं दोहराएंगे, ताकि आने वाला कल हमारा सुनहरा हो सके। So forget about whatever you have done, concentrate on what better you can do. My best wishes, everybody from Fast Education gives you their best wishes. Do very well in your papers. Audit के पेपर में फिर हम उसके बाद मिलेंगे। Queries audit की जितनी आप डालते जाइए, I'll be there with you and I'll definitely solve all your queries and I'll come once again with the analysis for paper of audit. चलिए सर, आपके अप्रॉक्स कितना पेपर स्टडी मटेरियल में से था, तो क्वेश्चंस में अगर मैं मैपिंग करने जाऊं कि कितने अपने मॉड्यूल से आए हैं तो शायद मेरे हिसाब से मैं पूरा ही निकाल सकता हूं, पर अगर मैं फिगर टू फिगर मैच करूं कि कितने आए हैं तो मेरे हिसाब से मैं कुछ खास नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि सब में फिगर्स चेंज हुए। तो ये सारे है ना, आप वो सब चीज़ें हटा दो दोस्तों। ये जो फंडामेंटल्स हुआ करते थे कि ये इतना स्टडी मटेरियल से, इतना मेरे मॉड्यूल से ये आया है, हर बार इंस्टीट्यूट पेपर में क्वेश्चन जो ला रहा है वो बिकमिंग सिमिलर टू द स्टडी मटेरियल, नॉट सेम। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक स्टूडेंट ने मैसेज लिखा था, सर पेपर देने के बाद आज समझ में आया है आप इतनी प्रैक्टिस क्यों कराते हो। उसका फायदा आज समझ में आया कि क्वेश्चन जैसे मक्खन जैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, जबकि क्वेश्चन अपने आप में थोड़े से नए थे, एकदम स्टडी मटेरियल वाले फिगर्स नहीं थे, देखे हुए लग रहे थे पर डिफरेंट भी लग रहे थे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी दोस्तों। 1308 क्वेश्चन अपन रेगुलर बैच में सॉल्व करते हैं, इस बार की बैच में 1700 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि स्टडी मटेरियल 2021 में इंस्टीट्यूट ने 200-250 नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए। और एग्जैक्ट फिगर अगर थ्योरी मिला के देखने जाऊं तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगी। आगे के अटेम्प्ट वालों के लिए ध्यान रखो, पेपर कैसा भी आए हमारा बढ़िया होना चाहिए। अप्रोच क्या होना चाहिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग डाउन एंड आई होप कि ये स्ट्रीम आपके लिए फायदेमंद रही हो। अगर किसी को ये सुनने के बाद उसका कंसंट्रेशन लेवल कम हुआ है, बिगड़ा है, प्लीज माय अपॉलॉजीज, सिंसियर रिग्रेट्स, प्लीज एक्सेप्ट, बट द ऑब्जेक्टिव इज वेरी 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 क्लियर।
I know this is something which really boosts confidence of the student. I have felt this. One of my student, Palak Agrawal, after coming from the paper was crying, could not study for the next paper. That was paper for audit. And she was crying because she thought she's not done the paper well. Phone पर discuss किया. She was very comfortable. She scored all India highest marks in her CA final audit paper. And she got the best paper award. आशा करता हूं ये स्ट्रीम से आपको भी ये फायदा मिला होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और एक बार क्विकली, नवंबर का रिजल्ट कब आएगा? फरवरी फर्स्ट वीक ऐसा बोल रहे हैं, खबर अभी कोई श्योर नहीं है. लेट्स नॉट स्पेकुलेट. पीपी लीगल कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे. लेट मी चेक वंस अगेन आप क्या पूछ रहे हो, मैं उसका आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा. वॉज पेपर टफ ड्यू टू कोविड? आई डोंट थिंक. कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओके 45-55 से आएंगे. बाकी सिली मिस्टेक्स हुई है is what Nikhil says. No problem. Well done. Thank you, sir. Whatever you now have to do better for the next papers. Thank you, sir, for your guidance. Thank you, Nabin. November का result. Okay. बोलो सार्थक बाबा की. सारे बोलो. अरे जोर से बोलो. अरे नीचे वाले. अरे पीछे वाले. चलिए. ठीक है. Thank you very much for coming down and see you later. Bye.